हेलो, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, जो आप पीते हो वो नहीं है। ये वो है जो मैं पीता हूं, इसलिए इसको चीयर्स नहीं कर सकते। वो बेटा आप लोग किया करो। मजे से चाय पी रहे हो मतलब क्या? बेटा आपको पढ़ाने के लिए मुझे चाय पीना पड़ रही है। चाय हमारे बचपन में कहा गया था कि चाय पीने से काले होते हैं। हमने बेटा बचपन में चाय नहीं पी कि काले हो जाएंगे, और अब हम आपके चक्कर में चाय पीते कि भाई आपको पढ़ाना एनर्जी चाहिए, इसलिए चाय पी के काले हुए जा रहे हैं। मतलब हमने आपके लिए चाय पीकर अपने आप को काला कर लिया। देखो, ग्रीन टी मुझे पसंद नहीं है। ब्लैक टी? बेटा आपको तो ऑर्डिनरी टी पसंद है, कॉफी वॉफी भी कम पसंद है। हाँ, ओके 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 ओके, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। वेरी गुड। अब बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का जो हमने कल पहला क्वेश्चन किया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको आपने नहीं किया होगा। हाँ, यस सर, नहीं किया। नहीं, यस सर, किया, कर लिया, वेरी गुड। बेटा कर लिया तो बहुत अच्छा किया। करना ही था। तो बेटा अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में नवंबर 19 में ये ही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये मतलब, हाँ बेटा, ये वही है मॉड्यूल वाली मान लीजिए, और एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। सर आपसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। क्या उम्मीद नहीं कर सकते थे? हम लोग लिखते हैं कि नहीं? और नहीं 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 नहीं, अब मत लिखो बेटा। मैंने पहले वाला क्वेश्चन जो कल कहा था बेटा लिख लो, बहुत लेंदी है, ये भी आइटम वो भी आइटम। पर बेटा आह, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा कि इसको ना लिखो। अब मेरी बेच लास्ट बेची है ना, मेरे बाद और है। कितना टाइम, मुझे कितना टाइम है मेरे पास? 1.5 घंटा। ओह, 1 घंटा 20 मिनट है, बड़ा फटाफट बेटा, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, बेटा आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना है। हाँ बेटा, टेक्स्ट की लेट बाद में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वॉइस गोन कैसा पॉसिबल है बेटा? तुम्हारे नेटवर्क पे गई होगी, मेरी वॉइस तो यहीं पर है। तो बेटा अब मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। कौन सा आइटम कहाँ का सोचते आना है। सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय पायोनियर लिमिटेड, prepare balance sheet as on 31st March 15 as required by Schedule 3 of the Companies Act, give notes as to the foot of the balance sheet। आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में P&L बनाने का झंझट हट गया, सिर्फ बैलेंस शीट। और नोट भी बनाना है, जो भी रिक्वायर्ड है नोट, बोला है ना, एज में बी फाउंड नेसेसरी। आपको बैलेंस शीट बनानी है और नोट नंबर 1 2 3 4 6। शेयर कैपिटल क्रेडिट में है 10 लाख, ये शेयर कैपिटल शेड्यूल 1 में आएगी। लेकिन लेफ्ट में असेट्स क्रेडिट में तो कैपिटल लाइबिलिटी है 10 लाख, ये आने वाली शेड्यूल शेयर कैपिटल में। लेकिन इधर कॉल इन एरियर है 1,000 का, 1,000 का कॉल इन एरियर है, मतलब शेयर होल्डर से 1,000 लेना बाकी है, इनसे मांगा गया पर नहीं दिया। इसको लेस कर देंगे। हिरल सही बोल रही बेटा, हिरल सही बोला कि लेस कर देंगे। तो बेटा क्या होगा, 10 लाख की जो शेयर कैपिटल है ये कॉल्ड अप कैपिटल है। बेटा आपको पता है कि शेयर कैपिटल में जो अमाउंट पड़ा होता है ना, वो कॉल्ड अप पड़ा होता है। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट पड़ा होता है वो कॉल्ड अप। कैसे बेटा? आपको ध्यान है, हम जब फाइनल कॉल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इतना, मान लो 5 लाख। बेटा ये फाइनल कॉल डेबिट किया,
और शेयर कैपिटल, तो ये कैपिटल कौन सी बेटा, कॉल्ड अप है ना। फिर बाद में बैंक टू फाइनल कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल मान लो इसमें से मिला 480, तो बाकी क्या हो गया, कॉल्स इन अर्लियर 20,000, 5 लाख कुल कॉल था, उसमें से मिला 480, बाकी 20,000 की कॉल्स इन एरियर। 20 क्या हुई, बैंक डेबिट 480, कॉल्स इन एरियर 20, टू फाइनल कॉल 5 लाख। इसका मतलब 5 लाख में से ये 5 लाख जो शेयर केबल अकाउंट में रखा हुआ है, ये कौन सी केबल है, पेड अप या कॉल्ड अप। शेयर केबल में जो कैपिटल क्रेडिट में रखी है ये कौन सी, कॉल्ड अप या पेड अप, कॉल्ड अप। उसमें से कॉल्स इन एरियर अकाउंट 20,000 डेबिट में आ रहा है, 20,000 का कॉल्स इन एरियर डेबिट में आ रहा है, मतलब शेयर होल्डर से लेना बाकी है, मतलब 5 लाख की जो कॉल्ड अप केबल है उसमें से अभी 20,000 शेयर होल्डर से लेना बाकी है। तो ऐसा इस क्वेश्चन में 10 लाख की कॉल्ड अप कैपिटल है, उसमें से 1,000 कॉल्स इन अरियर है। तो बेटा 10 लाख में से 1,000 अभी शेयर होल्डर से लेना बाकी है, 1,000 इधर चल रहा है कॉल्स इन एरियर में, मतलब मिला कितना होगा 999, क्या होगी पेड अप कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल में से 1,000 लेस करके बाहर दिखा देंगे पेड अप कैपिटल 9,99,000। ओके, फिर लैंड ये आ जाएगी उधर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, यस। हाँ, उसके बाद बेटा बिल्डिंग भी उसी में, प्लांट भी उसी में, फर्नीचर भी उसी में, लेकिन जनरल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम एसबीआई, ये एक लोन है, लोन जाएगा बोरोइंग, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये मान लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मान लेंगे। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा और बोरोइंग के अंदर आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर कौन सा है, बोरोइंग। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री करंट एसेट में आएगी, इसमें इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी है, दोनों आ जाएगी इन्वेंट्री में। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट में है, ये टैक्स प्रोविजन जो इस साल का है पर जिसका पेमेंट अगले साल करना पड़ेगा, ये कंपनी ने टैक्स प्रोविजन बना रखा है। और आप जानते हैं टैक्स हर साल लगता है, तो ये एक साल के अंदर अंदर असेसमेंट होकर इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये कोई डेफर टैक्स नहीं। डेफर टैक्स तो अलग ही चीज होती है। तो हमने जो टैक्स के लिए बना रखा है प्रोविजन वो है, कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को देखते हुए 68 का टैक्स प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, जिसका असेसमेंट अगले साल होकर इसका फैसला होगा कि पेमेंट करना है कि नहीं करना है, कितना करना है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी करंट लाइबिलिटी है। ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर किस हेड में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर कहाँ हेड में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इट इज नॉट रिजर्व सरप्लस, ये कोई रिजर्व नहीं है, तो लाइबिलिटी है। अगले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पे करनी है, पर बस अभी इसका अमाउंट तय नहीं हुआ। आईटीओ अगले साल इसको चेक करके कंफर्म करेंगे कि टैक्स सही की गलत है, तो लाइबिलिटी, पर ये लाइबिलिटी भी कंफर्म नहीं है, तो हमने इसके लिए बना लिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये तो डेटर्स हैं, करंट एसेट में आएंगे। फिर एडवांसेज, इसको हम मान लेते हैं एडवांसेज टू स्टाफ, इसको हम शॉर्ट टर्म एडवांस मान लेंगे, यस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज करंट एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर इसको मान लेंगे लोन्स एंड एडवांसेज। प्रपोज डिविडेंड, अब ये चीज एक्चुअल में हट चुकी है, इसको मैं हटाकर क्या कर सकता हूं, शायद आपके मॉडल में चेंज हो गया हो, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, अब फंडा खत्म हो गया। ये कंपनी ने डिविडेंड देना दिखा रखा है, डिविडेंड पेबल, ये करंट लायबिलिटी है। अदर करंट लायबिलिटी, यस। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद जल्दी ही शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है, तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ये कंपनी की लायबिलिटी है जो क्रेडिट में आ रही है, ये जल्दी ही शेयर होल्डर को पे करनी पड़ेगी, तो ये कंपनी की करंट लायबिलिटी है। और इसको दिखा देंगे अदर करंट लायबिलिटी में। और फिर P&L 86,700, ये P&L जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। कैश और बैंक, कैश और बैंक जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। करंट एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें आएगा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। फिर लोन्स अनसिक्योर्ड, ये भी लॉन्ग टर्म मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, पर ये अनसिक्योर्ड मान लेंगे। और नीचे ट्रेड क्रेडिटर, ये हमारा हो गया करंट लायबिलिटी, ये हो गई करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल में आ जाएगा ये। अच्छा, एडजस्टमेंट 2000 इक्विटी शेयर्स, द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड। आपको क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, 2000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। 2000 शेयर्स, 100 वाले या 10 वाले, 100 वाले, 2000 शेयर 100 रुपए वाले, मतलब 2 लाख के शेयर्स
अदर देन कैश इशू किए गए, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। जब हम शेयर कैपिटल की शेड्यूल बनाएंगे उसमें शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट क्या थी कि जिन शेयर्स के बदले कैश प्राप्त नहीं हुआ, जो अदर देन कैश है, उनको आपको ब्रैकेट में इनर कॉलम में हाईलाइट करना पड़ता है कि कितने शेयर्स आपने अदर देन कैश इशू किए। तो हमने, हाँ इसको मान लेंगे फुली पेड अप, वो 1000 का पॉलिसी ले रहे हम मान लेंगे किसी और को, तो ये हम मान लेंगे फुली पेड अप। तो 2 लाख की शेयर कैपिटल क्या हो गई, ये वो इश्यूड है जो अदर देन कैश है। फिर ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है यानी 2 लाख के डेटर हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख के ट्रेड रिसीवेबल ऑफ ₹52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। 2 लाख के डेटर में से 52,000 डेटर ऐसे जिनसे ड्यू हुए को 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो हम डेटर्स को, आपको पता ही है, जब करंट एसेट में दिखाते हैं तो 2 पार्ट में करके दिखाना पड़ता है डेटर को। ऐसे डेटर जिनको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं एंड अदर्स, जो 6 महीने से ऊपर वाले डेटर हैं, मतलब उनका टाइम काफी ज्यादा हो गया है, वो रिस्की हो चुके हैं। तो जो बैलेंस शीट का यूजर है, बैलेंस शीट को देखने वाला है, शेयर होल्डर है, उनको पता पड़ना चाहिए कि कंपनी में डेटर तो हैं और उनकी रिकवरी अब रिस्की हो गई है क्योंकि 6 महीना बहुत ज्यादा होता है। तो जो डेटर में एज वाइज, जिनकी एज वाइज ज्यादा हो चुके हैं, उनको डिस्क्लोज करने के लिए उन्होंने रूल बना दिया कि डेटर को आपको 2 पार्ट में करके दिखाना है, डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 मंथ एंड अदर्स। तो ये डेटर का ब्रेकअप हमारे काम आएगा, 52 एंड बाकी के अदर्स। बेड डेट्स हुए नहीं है, बस 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इनको बस। अब ये कॉस्ट अवर्सेस है, बिल्डिंग की कॉस्ट 4 लाख है और यहां बिल्डिंग पड़ी है, यहां बिल्डिंग पड़ी है 3.5 लाख पर। बिल्डिंग खरीदी गई थी 4 लाख पर आज वो बुक्स में पड़ी है 3.5 लाख पर, मतलब 50,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब से बिल्डिंग खरीदी तब से लेके आज तक बिल्डिंग पर 50 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने इसका आपको बेसिक बताया था परसों कि हमें शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर लेस उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके आउटर में फिर डब्ल्यूडीवी दिखानी पड़ती है। तो इसका प्रेजेंटेशन हमारा काम आएगा। तो ये सारी फिक्स्ड असेट की दी गई है ओरिजिनल कॉस्ट, और शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपको फिक्स्ड असेट को इनर कॉलम में ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करना पड़ता है। ऐसे ही प्लान में करेंगे, ऐसा फर्नीचर में करेंगे, कर लेंगे बेटा, इसको निपटा लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टीबी में नहीं दिया उन्होंने, मतलब इन्होंने जो टीबी में फिक्स्ड असेट दी है वो डब्ल्यूडीवी पे दी है। टीबी में जो फिक्स्ड असेट दी है वो डब्ल्यूडीवी पे दी है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां ट्रायल में नहीं है। तो इसका मतलब वो फिक्स्ड असेट का डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में लगाते आए हैं। समझ में आया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टीबी में क्रेडिट में नहीं होना, मतलब ये फिक्स्ड असेट पर डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में ही लगाते आए हैं। तो जो ऊपर टीबी में असेट डी है वो डब्ल्यूडीवी है, और ओरिजिनल कॉस्ट बाहर देके हमको उन्होंने नॉलेज दे दिया है, इंफॉर्मेशन दे दी है, प्रोवाइड कर दी है कि कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड रहा होगा। इससे हम निकाल पाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जस्ट फॉर डिस्क्लोजर। और क्योंकि यहां पर ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है बेटा, इसमें परचेज सेल और एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं है। इस ट्रायल में परचेज सेल और एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं है। इसका मतलब ये लोग ट्रेडिंग पीरियड बना चुके और सेल परचेज एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग पीरियड में ट्रांसफर कर चुके, सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो चुके और प्रॉफिट निकाल चुके, और वो प्रॉफिट जो है वो इसमें पड़ा हुआ होगा। इस साल का प्रॉफिट इस पीएनएल में, इस पीएनएल में इस साल का प्रॉफिट भी पड़ा हुआ होगा। जब प्रॉफिट निकल चुका है मतलब सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, सेल, परचेज सारे अकाउंट क्लोज हो चुके, तो फिर वो डेप्रिसिएशन तो टीबी में मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि उन्होंने तो पीएनएल बना लिया। इफ वाली बात हम नहीं कर सकते बेटा। आप यहां पर हमें बताने जाऊंगा तो पूरी क्लास इससे हो जाएगी। आपको पूछना है तो क्लास के बाद पूरा इफ एंड इट्स एंड बट्स बेटा अलग से पूछना चाहिए, क्योंकि जो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा सकता हूं पर इस क्वेश्चन से ये होता तो वो होता तो बेटा उसमें तो उलझ जाएंगे ना। आप तो इस क्वेश्चन की बात करो, इस क्वेश्चन का डाउट पूछो तो मैं आपको आपके रिस्पांस मिलेगा, और आप क्वेश्चन से हटके पूछोगे सर क्वेश्चन में ऐसा नहीं वैसा होता, तो बेटा हम एक ही क्वेश्चन में सारी बात थोड़ा समझ सकते हैं। हाँ, आप तो यहां का पूछो कि यहां पर क्या है। तो जो ऊपर फिक्स्ड असेट दी है वो डब्ल्यूडीवी है,
उस पर इस साल का डेप्रेशन भी लगा हुआ है और वो डेप्रेशन पीएल में जा भी चुका है, बस आपको डी है WDV, ठीक है। अगला पॉइंट, द बैलेंस ऑफ 150 इन द लोन अकाउंट विथ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। 1.5 लाख के लोन में 7,500 का इंटरेस्ट भी शामिल है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये इंटरेस्ट जो लोन में जुड़ा हुआ है इसको लोन में जुड़ा रहने दे या इसको लोन से हटाकर करंट लायबिलिटी में ले जाएं। इसको हम लोन से हटा देंगे। अरे बेटा आपका बेसिक बहुत कमजोर है। कुछ बच्चे बोले कि इसको फाइनेंस कॉस्ट में ले जाएंगे, बेटा ट्रेडिंग बिल बनाना ही नहीं है, वो बना चुके, ये तो अक्रूड इंटरेस्ट लायबिलिटी में आ रहा है। इंटरेस्ट को डेबिट करके अक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट कर चुके, ये तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्या फाइनेंस कॉस्ट में ले जाते हैं। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट लायबिलिटी, तो हम तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बैलेंस शीट के लिए। इंटरेस्ट अकाउंट तो गया होगा पीएल में, इसको फाइनेंस कॉस्ट में लेने की जरूरत नहीं, वो तो पीएल में गया, फाइनेंस कॉस्ट में गया, प्रॉफिट निकल चुका, इसको तो लायबिलिटी के रूप में, तो इसको हम कहाँ छोड़ देंगे, अदर करंट लायबिलिटी में। तो इसको हम लोन से हटा देंगे इंटरेस्ट को और उसको दिखा देंगे करंट लायबिलिटी में, इससे हमारा लोन कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर और ये लोन प्लांट मशीनरी से सिक्योर्ड है, तो लोन के लिए मैंने बताया था कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अलग अलग दिखाना पड़ता है और सिक्योर्ड कैसे है वो भी दिखाना पड़ता है, तो इसको हम मैनेज कर लेंगे क्वेश्चन के वक्त। बैंक बैलेंस, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 2000 विद परफेक्ट बैंक। जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है बेटा 247, 2,47,000 का बैंक बैलेंस है इनके पास। इसमें से 2,000 विद परफेक्ट बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक, 2,000 रुपया उन्होंने परफेक्ट बैंक में जमा कर रखा है कि जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है, इसका मतलब बचा हुआ 245 शेड्यूल बैंक में होगा। तो बैंक बैलेंस में शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दिखाना पड़ता है। शेड्यूल बैंक में रखा हुआ अमाउंट सिक्योर्ड होता है और नॉन शेड्यूल बैंक में रखा हुआ अमाउंट थोड़ा सा अनसेफ होता है, इसलिए शेड्यूल 3 ने बैंक बैलेंस को 2 पार्ट में डिस्क्लोज किया है। शेड्यूल बैंक में बैंक बैलेंस कितना है आपका और नॉन शेड्यूल बैंक में आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो ये ब्रेकअप हमारे प्रेजेंटेशन में काम आएगा। 2000 नॉन शेड्यूल, 245 शेड्यूल। हाँ जनरली शेड्यूल में होता है, कुछ ना कहा गया हो तो। कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 150 विच इज स्टिल कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंपनी ने 1.5 लाख का बिल्डिंग बनाने का मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, 1.5 लाख की मशीन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ये कौन सा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कौन बोल रहा है, दिशा कौर सही बोल रही है, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट। बेटा यदि 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जो अभी कंप्लीट, जो मशीन अभी कंप्लीट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दिया ना अभी, यदि ये मशीन ये खुद बनवा रहे होते, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो टीबी के अंदर आता ना, जिसे हम मशीन बना रहे हैं। मान लो हमारी मशीन बन रही है तो क्या एंट्री होती, मशीन बन रही है, अभी हम मशीन के लिए पार्ट्स लाए, मशीन हमारे अब बनना चालू हो गई पर बनी नहीं, और मशीन के पार्ट्स लाए तो क्या एंट्री करेंगे। आपका बेसिक बहुत वीक है बेटा कई बच्चों का। यदि हम पार्ट्स लेके आए मशीन बनाने के लिए और मशीन में पार्ट्स, मतलब मशीन अभी अंडर प्रोसेस है और हमने पार्ट लाए उसके लिए कि ये लाओ हम मशीन असेंबल करेंगे तो क्या एंट्री होगी। जब मशीन के पार्ट्स ले लेके आएंगे असेंबल करने के लिए तो क्या एंट्री होगी। मशीनरी वर्क इन प्रोग्रेस यस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बैंक, मशीनरी इन प्रोग्रेस टू बैंक। तो मशीनरी इन प्रोग्रेस टीबी में आएगा कि नहीं आएगा। यदि मशीनरी कंपनी खुद बनवा रही होती तो मशीनरी इन प्रोग्रेस टीबी के अंदर डेबिट में आता कि नहीं आता। तो आप जो बोले कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी खुद बना रही होती तो टीबी के अंदर आ रहा होता डेबिट में, क्योंकि ये तो टीबी के बाहर पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ है। तो ये मशीन प्रोग्रेस में तो है, पर वो जिसको मशीन का ऑर्डर दिया उसके यहाँ है, उसको ऑर्डर दे दिया, अब वो जैसी मशीन देगा तब कंपनी क्या करेगी, मशीन टू बैंक कर देगी। तो अभी उसने ऑर्डर दिया है पर मशीन कंप्लीट नहीं है, मशीन का ऑर्डर दिया पर मशीन कंप्लीट नहीं है। बना कौन रहा है, कोई आउटसाइडर, मशीन का वेंडर, मतलब कंपनी ने उसको सिर्फ ऑर्डर दिया है बस और कुछ नहीं किया।
ऑर्डर के साथ एडवांस दिया होता तो ट्रेबी में आता ना एडवांस फॉर मशीनरी टू बैंक, एडवांस भी नहीं आ रहा है, मतलब कंपनी ने सिर्फ ऑर्डर दिया भाई मशीन भेजो, ऐसी मशीन चाहिए, और और यदि एडवांस दिया होता तो टीबी के डेबिट में आता, मतलब एडवांस भी नहीं दिया, तो फिर मशीन का पेमेंट कब करेगी कंपनी, जब वो डिलीवरी आएगी तब तब एंट्री होगी मशीन टू कैश, मशीन टू बैंक। मतलब अभी कंपनी ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जैसी ही मशीन की डिलीवरी आएगी उसे ये 1.5 लाख देना पड़ेगा, और डिलीवरी नहीं आई तो 1.5 लाख नहीं देना पड़ेगा। हाँ ऑर्डर दे चुके तो ये तो श्योर है कि 1.5 लाख देना है, पर कब देना है ये अनसर्टेन है, कब देना है इसका टाइम पीरियड अनसर्टेन है। अमाउंट भले सर्टेन हो, अमाउंट लगभग सर्टेन है कि वो मशीन तो देगा, तो हमें 1.5 लाख देना तो पड़ेगा, पर कब देना पड़ेगा पता नहीं। हाँ पर उसने मशीन डिलीवरी नहीं दी तो देना भी नहीं पड़ेगा। तो यदि अमाउंट लगभग श्योर भी हो और उसका टाइम पीरियड अनसर्टेन है, और कंपनी पर ये 150 का पेमेंट का बर्डन आ सकता है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जैसी मशीन की डिलीवरी मिलेगी कंपनी को 1.5 लाख देना पड़ेगा। तो ये कंपनी का हो गया कॉन्टिंजेंट पेमेंट। इसको मैंने आपको अलग से बताया था, समझाया था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के वक्त, तो ये बैलेंस शीट के बाहर आएगा एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मशीन के ऊपर खर्चे हुए उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बेटा मशीन कोई और बना रहा है ना, तो अभी हम तो मशीन बना ही नहीं रहे, तो मशीन कोई और बना रहा है, तो हम मशीन के खर्चे कर रहे हैं जिसको हम कैपिटलाइज करें। हाँ अभी असेट भी तो नहीं आई है, तो हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हम क्यों इंटर करें, हम कहाँ इंटर कर रहे हैं बेटा, कहाँ इंटर कर रहे हैं, हम मशीन की एंट्री का पास कर रहे हैं। आप सोच के लग रहे हो ना कि हम एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट के बाहर दिखा रहे हैं एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो हमने कोई एंट्री तो पास की नहीं है, बस हम बैलेंस शीट के बाहर दिखा देंगे बाय वे ऑफ नोट की कंपनी पर 1.5 लाख का पेमेंट का ऑब्लिगेशन आ सकता है। प्रॉफिट टीबी में पहले आ गया, हाँ प्रॉफिट करेंटी का टीबी के अंदर आ चुका है, क्योंकि टीबी बन चुका है, ट्रेडिंग पिल बन चुका है। तो ये 1.5 लाख की होगी कंपनी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, मैं अब शुरू करता हूं, तब हम जब शुरू करेंगे तब चीजें और समझेंगे। एक बार हम डिस्कस करते वक्त समझते हैं और एक बार करते वक्त। तो आपको ये टीबी समझ में आया होगा, ये टीबी समझ में आपको आया होगा कि ये टीबी कंपनी ने ट्रेडिंग पिल बना लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद का टीबी है ये, क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट नहीं है। मतलब कंपनी ने ये टीबी दिया है ट्रेडिंग पिल बनाने के बाद, प्रॉफिट निकलने के बाद, इसलिए सैलरी, रेंट, एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि सब ट्रेडिंग में गया, प्रॉफिट निकल भी चुका, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन वो सब गया होगा पीएल में। तो ये तो सिर्फ असेट्स हो, लायबिलिटी है। हाँ प्रॉफिट का बैलेंस जो आ रहा है ये तो इसमें इस साल का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होगा और पिछले सालों का प्रॉफिट भी जुड़ा होगा इस पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, और कोई डाउट, डाउट जल्दी से पूछ लो। ठीक है बेटा, हाँ बेटा सॉल्व तो करते हैं और क्लियर हो जाएगा बेटा, ऑल क्लियर तो अच्छी बात है, पर और भी मैं कराऊंगा तो और भी क्लियर होगा। ठीक है चलो मैं शुरू करता हूं। अब लेट्स बिगिन। जल्दी सॉल्व करवा दूं, अरे बेटा जल्दी कैसे करवा दूं, ऐसी बात करते हो, कैसे करवा दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी मेरे पास टाइम कितना बचा है, 40 मिनट्स, 40 मिनट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बैलेंस शीट कोई भी नोट नहीं करेगा, या जिसको करना है करो, जो कर सकता है बाद में बेटा वो बाद में करे। अच्छा पूरा मुझे समझ में आ गया इसलिए जल्दी करूं, वाह बेटा बहुत बढ़िया। बैलेंस शीट ऑफ पायोनियर लिमिटेड एज ऑन की जगह एज 31 मार्च
2015। अब हम फॉर्मेलिटी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, आप इसको बाद में नोट कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें से नकल कर लेना या खुद से सॉल्व करना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद से सॉल्व करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो मेरा चैलेंज है आप नहीं कर पाओगे। बगैर प्रैक्टिस के एग्जाम में आप सक्सेस होंगे इसकी संभावना 0.01% है, और खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। चलो फटाफट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फॉर्मेट तो बनाऊं फटाफट, इसमें तो मैं जल्दी कर सकता हूं। शेयर होल्डर फंड, मैं आपके चैटिंग देखूंगा भी नहीं, बस लिखते आऊंगा शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं, हमें दिमाग में रहना चाहिए कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं। शेयर होल्डर फंड में आएगी शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए। इसके बाद आती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में जगह छोड़ दो, सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन के लिए जगह छोड़ दो और आगे बढ़ो। फिर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी आपको पता है, इसमें आती है बोरोइंग, आती है ना बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगी इसमें। जब नॉन करंट लायबिलिटी लिखा तो बोरिंग का मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, या तो लिख दो लॉन्ग टर्म बोरिंग, आपकी मर्जी हो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी लिख सकते हो। यहां आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें सिक्योर्ड लोन अलग से आते हैं, और यदि इसमें कुछ अनसिक्योर्ड हैं अलग से आते हैं। इतना ही बना के छोड़ दो। इसके बाद आती है नॉन करंट लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आती है पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग, पता नहीं है कि नहीं, ना हो तो ना लिखें तो भी चलेगा। फिर आता है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन आते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी इसमें आते हैं, और कुछ हो तो वो भी जगह छोड़ दो। और आती है अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, है ना बेटा। इधर ये आता है टोटल। बेटा फॉर्मेट तो आपको क्या धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा, अब आएगी असेट्स। अभी आपको फॉर्मेट याद नहीं रहता, मैं मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा, और फॉर्मेट याद तो करना पड़ेगा और हो जाएगा। इसमें पहले नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें कोई गुडविल वुडविल तो है नहीं ना, सिर्फ यही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बस जगह छोड़ो। फिर यहाँ करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह है ही नहीं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो दिए हुए हैं, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। टोटल, और यह आएगी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नंबर 1, नोट नंबर 1 फॉर शेयर केबल, 2 फॉर रिजर्व प्लस। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिक्योर लोन अनसिक्योर्ड लोन यही दिखा देंगे, है ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, ट्रेड पेबल खुद क्लियर एज ए क्लियर लिखा है, ट्रेड पेबल लिखा हुआ ही है, एज इट इज दिखा देंगे, उसकी शेड्यूल नहीं बनेगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन भी ऐसे ही दिखा देंगे या ब्रैकेट में लिख के। अदर करंट लायबिलिटी में शिफ्ट शायद डिविडेंड पेबल है बस। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट इंक्रीमेंट की तो लंबा चौड़ा नोट नंबर 3 बनेगा। इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री के लिए नोट नंबर 4 बना देते हैं।
ट्रेड रिसीवेबल के लिए 5 बनेगा ना, वो मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ 5, लोन्स एंड एडवांसेस के लिए शायद जरूरत नहीं है, एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए 6, बस सबसे पहले बनाया। अब यहां पर नोट 1, बेटा ये मान लो कि मैं आपको हिंट दे रहा हूं और आपको घर पे फिर से करना है। ये मान लो कि मैं हिंट दे रहा हूं, मान लो कि आपको मैं समझा रहा हूं बस लिखकर। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 3, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 4, 4 था हमारा इन्वेंट्री के लिए, 4 था इन्वेंट्री, 5 था ट्रेड रिसीवेबल, नोट 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस शुरू करते हैं। आप प्रैक्टिस कर बेटा। आप सबसे पहले अब टीबी के आइटम का सिंगल इफेक्ट, टीबी के बाहर के आइटम का डबल इफेक्ट। टीबी में सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल का नोट 1 है, यहां पर हमें अथॉराइज वगैरह कुछ नहीं दी, लिखकर छोड़ दो। इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप, शेयर कैपिटल। ये मान लो कि आपको खर्च, हाँ अब यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, 100 रुपए वाले, मतलब 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, रुपीज 10 लाख। ये हमने ब्रैकेट में इनर कॉलम में दिखा दिया, जो पहला आइटम जो था कॉल्ड अप कैपिटल उसको दिखा दिया इनर कॉलम में। ये हमने 10 लाख का सिंगल इफेक्ट दे दिया लेकिन इनर कॉलम में। ये हो गया सिंगल इफेक्ट 10 लाख का। अगला आइटम है कॉल सीनियर, इस 10 लाख में से 1,000 मिलना बाकी है, तो मैं कॉल सीनियर को बजाय असेट में दिखाऊं कि मुझे 1,000 लेना बाकी शेयरहोल्डर से, 1,000 यहीं से लेस करके दिखाने की प्रैक्टिस है। तो पेड अप कैपिटल आई 9,99,000, और हमें क्वेश्चन पूरा चूंकि पढ़ लिया है तो हम टोटल अभी लगा सकते हैं बगैर रिस्क के हैं कि इसमें और कुछ आने वाला है नहीं। यही हमारी टोटल पेड अप कैपिटल है, क्योंकि इक्विटी के अलावा कोई प्रेफरेंस तो है नहीं। इसमें से बस क्या दिखाएंगे, ऑफ विच 2,000 shares were issued for consideration other than cash। इसमें से 2,000 शेयर्स जो इशू होंगे वो अदर देन कैश इशू, ऐसी कैसी लैंग्वेज लिखी है वो की वो लिख दो। ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है कि आपने 10,000 शेयर में से 8,000 शेयर की बदले नगद प्राप्त हुई होगी, 2,000 शेयर की बदले नगद प्राप्त नहीं हुई, बस ये डिस्क्लोज करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। ये हमने बेसिक में भी देखा था और कल वाले क्वेश्चन में भी और आज वाले क्वेश्चन में भी डिस्क्लोजर कर दिया कि कितने शेयर अदर देन कैश इशू किए। बस नंबर ऑफ शेयर लिख दिए तो भी चलेगा, 2 लाख लिख दिए तो भी चलेगा। अगला आइटम है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर। ये आएगा प्रॉपर्टी प्लांट में लैंड नंबर 1, ये तो एट कॉस्ट ही है 2 लाख, इसको सीधे दिखा दो आउटर कॉलम में। और नंबर टू है बिल्डिंग, इसमें आपको इनर कॉलम में दिखानी पड़ेगी एट कॉस्ट, इसमें से लेस होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डब्ल्यूडीबी तो वो 350 ही बाहर आएगी। 350 हम लिखेंगे जरूर, 350 हमने बिल्डिंग बाहर दिखा दी, ये सिंगल इफेक्ट हो गया बिल्डिंग का। तीसरा है प्लांट एंड मशीन में शॉर्ट में लिख रहा हूं एट कॉस्ट, वो इनर कॉलम में आएगी, इसमें से लेस होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जो डब्ल्यूडीबी बेटा वो दी है 525 वो आउटर कॉलम में आएगी, क्योंकि टीबी में दी है वो डब्ल्यूडीबी ही दी है, या आफ्टर डेप्रिसिएशन है वही टीबी यही बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन डिस्क्लोजर के लिए कैसे 350 आया कैसे 525 आया उसको हमें डिस्क्लोज भर करना पड़ेगा, ये डब्ल्यूडीबी है। नेक्स्ट असेट फर्नीचर एंड फिक्चर,
क्या इसकी भी ओरिजिनल कॉस्ट दी है? हाँ, इसकी भी दी है एट कॉस्ट। इसकी कॉस्ट लेस इसमें से भी होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी डब्ल्यूडीवी बाहर आएगी, इसकी डब्ल्यूडीवी में 50 दी है वो बाहर आएगी। बस इनर कॉलम में जाएगा डिस्क्लोजर। तो इसका टोटल तो हमें पता है कि इसका टोटल तो क्या आने वाला है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल तो हमको पता है। चारों असेट के डब्ल्यूडीवी का टोटल होगा 1125, इसको दिखा दिया हमने यहां पर। बस टीबी में तो जो है वही बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन डिस्क्लोजर के लिए उसके इनर कॉलम में कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है जनरल रिजर्व। ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। जनरल रिजर्व ये है 2,10,000, ये बाहर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है लोन फ्रॉम एसएफसी। ये इधर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो हिस्से किए हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लोन प्लांट मशीनरी पे सिक्योर्ड है कि नहीं है? क्वेश्चन में आगे क्या लिखा था कि ये लोन प्लांट मशीनरी पे सिक्योर्ड है। पढ़ो, बताऊं कहां लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 4 में लिखा है द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां पर लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, किसमें? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर भी किसमें? सिक्योर्ड लोन में। पहली बात, इसका ब्रॉड हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी ये सिक्योर्ड लोन में आया, क्योंकि अच्छा इसमें से भी ये दिखा देंगे ब्रैकेट में। सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा ब्रैकेट में जो लिखा है एज इट इज लिख देंगे। तो ये लोन सिक्योर्ड है, और सिक्योर्ड किस से है? लैंड से, बिल्डिंग से, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है बैलेंस शीट में। चलेगा, वो मत ध्यान दो कि असेट को किस सीक्वेंस में लिखना है। बस जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में दी है उस सीक्वेंस में असेट में लिख दो, है ना बेटा? तो अब देखो लोन कितना था, 1, इन्होंने 150 दिया हुआ है, तो मैंने 150 दिखा दिया इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पर मैंने 150 का लोन ले लिया, 150 का सिंगल इफेक्ट ले लिया, पर बैलेंस शीट के इनर कॉलम में ले लिया। इसमें करंट लायबिलिटी 7.5 का ब्याज शामिल है, वो बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे ना उसका, वो एडजस्टमेंट हम बाद में कर लेंगे, उसको लोन को कम करके दिखा देंगे। पर अभी तो हमने लोन लिख लिया बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, ताकि आउटर में मैं उसका दिखा दूंगा फाइनल अमाउंट। उसके बाद इन्वेंट्री, इसके लिए हमने शेड्यूल बना रखी है। इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बैलेंस शीट में 2 लाख, ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बैलेंस शीट में। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, ये भी बैलेंस शीट में करंट एसेट में। तो ये कुल करंट एसेट हो गई 250। ये हमने इन्वेंट्री में ले लिया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 250। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स 68। ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जो हमारा करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, यहां दिखा देंगे टैक्स प्रोविजन 68 दिखा देंगे लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में। कंपनी ने अपनी इनकम पर इतना टैक्स देना माना है, तो उसके लिए कंपनी ने टैक्स प्रोविजन बना रखा है। अगले साल जब इसका असेसमेंट होगा तब ये टैक्स देना पड़ेगा, तो ये टैक्स विद इन ईयर पेबल है, इसलिए इसको दिखा दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और प्रोविजन क्यों? ये करंट लायबिलिटी, बेटा करंट लायबिलिटी है, पर ये कंफर्म अमाउंट नहीं है, अभी इसका असेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए इसको इनकम टैक्स पेबल नहीं बोल सकते। असेसमेंट नहीं हुआ इसलिए इनकम टैक्स पेबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका असेसमेंट होना बाकी है, इसका अमाउंट कंफर्म होना बचा है। वो अगले साल इनकम टैक्स ऑफिसर इसको असेस करके इसके अमाउंट को फाइनलाइज करेंगे। तब तक ये कंपनी का एक एस्टिमेशन है, ये कंपनी के हिसाब से टैक्स पेबल है, कंपनी के हिसाब से टैक्स एस्टिमेटेड है, और जब ये कंफर्म होगा तब कहा जाएगा टैक्स पेबल। अभी ये कंफर्म नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया? टैक्स प्रोविजन 68 ये लिख दिया करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, ये हमारा बना ट्रेड रिसीवेबल का ये वाला।
ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख, तो आएगा तो ये भी 2 लाख, लेकिन इस 2 लाख के 2 हिस्से करने हैं। 2 लाख का ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड more than 6 months, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 मंथ 52 है, ये वो डेटर जो रिस्की उसको अलग दिखाओ। एंड अदर्स, अदर डेटर वो हो गए 148 बैलेंसिंग फिगर, बस ये दिखा देंगे बाहर 2 लाख। तो डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 मंथ 52 एंड अदर्स 148, ये हमने ब्रेकअप दिखा दिया। एज वाइज क्लासिफिकेशन हमने डेटर का कर दिया, है ना बेटा। ये 2 लाख का हिसाब किताब भी हो गया। उसके बाद एडवांसेस डेबिट में आ रहे हैं, एडवांसेस डेबिट में आ रहे हैं मतलब ये असेट से, डेबिट में आ रहा है मतलब असेट से, मतलब एडवांसेस दिए हुए हैं, तो ये शॉर्ट टर्म ही दिए होंगे क्योंकि इस कंपनी का काम कोई एडवांसेस देना तो है नहीं लंबे समय के लिए, तो ये आएगा करंट असेट में। करंट असेट्स में, करंट असेट्स में लोन्स एंड एडवांसेस में ले लो 42,700, ये एडवांसेस दिए हुए हैं 42,700, ये लिख लो लोन्स एंड एडवांसेस करंट असेट में। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, इसको मैंने प्रपोज डिविडेंड की जगह डिविडेंड पेबल करा दिया, तो ये अदर करंट लायबिलिटी हो गई। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेबल। पुराने जमाने में प्रपोज डिविडेंड का फंडा था, अब वो डिविडेंड फंडा नहीं रहा, तो डिविडेंड पेबल होता है बस। अब इसको मैं डिविडेंड पेबल मानकर डिविडेंड पेबल को 60,000 दिखा देता हूं एज ए करंट लायबिलिटी। नहीं, अदर्स लिख दो या लेस देन 6, एक ही बात है। अदर्स लिख दो तो भी चलेगा, जब ऊपर वाले मोर देन 6 मंथ है, बाकी अदर्स ही हुए ना, अपने आप अंडरस्टूड है कि वो लेस देन 6 मंथ है। ये भगवान डिविडेंड पेड होता तो डिविडेंड पेड हो गया होता तो लायबिलिटी में आता क्या? सैलरी पे हो गई होती तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है, सैलरी पेबल वाली आती है। यदि डिविडेंड पेड हो गया होता तो क्या लायबिलिटी में आता है कि डिविडेंड देना बाकी है? लायबिलिटी में वही आता ना जो देना बाकी हो। कैसी बात करो बेटा, डिविडेंड पेड कैसे लायबिलिटी में बैलेंस शीट में आ सकता है? मैं चैटिंग देख नहीं पा रहा हूं, कितनी लंबी चौड़ी चैटिंग है। प्रपोज डिविडेंड अब फंडा नहीं रहा तो मैं क्यों मतलब बताऊं? प्रपोज डिविडेंड नहीं, बस डिविडेंड पेबल है, और वैसे भी मैं प्रपोज डिविडेंड बता चुका हूं, लेकिन फिर भी प्रपोज डिविडेंड का फंडा जब रहा ही नहीं तो मतलब ही नहीं है। बस ये डिविडेंड जो कंपनी ने देना माना है तो वो डिविडेंड पेबल कंपनी की लायबिलिटी है। अब ये बाल बेटा अभी 2 मिनट रुको, वेट करो। जब मैं बोलता हूँ लास्ट में डाउट पूछो तब तो कोई पूछता नहीं, सब भाग जाते हो। मतलब आप डाउट सिर्फ टाइम पास के लिए पूछते हो बेटा, जब लास्ट में बोलता हूँ तब तो इतने डाउट आते नहीं है। एक बच्चे का वीडियो ऑन है, बंद करो बेटा। आप क्यों देख रहे हो? आप इधर ध्यान दो ना बेटा। अरे ठीक है ना, आप क्यों ध्यान दे रहे हो बेटा? उसके बाद P&L का बैलेंस 86,700, ये है रिजर्व एंड सरप्लस में। P&L 86,700, ये बेटा ये P&L, इसमें ओपनिंग P&L भी होगा प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, मिलाकर ये 86,700 का क्लोजिंग P&L है। और इसमें से जो डिविडेंड पेबल है, डिविडेंड पेबल वो घट भी चुका होगा, तभी तो अलग से लायबिलिटी में आ रहा है। मतलब ओपनिंग P&L प्लस इस साल का नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड पेबल करके ये हमारा क्लोजिंग P&L है, वो हमने दिखा दिया रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद कैश और बैंक, हमने शेड्यूल बनाई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इन हैंड अलग से आता है 30,000, और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 2 पार्ट में दिखाना पड़ेगा। कुल कैश एट बैंक हमारी 247 है, ये तो बाहर आएगी 247, और इसके 2 पार्ट दिखाएंगे। नंबर 1 नॉन शेड्यूल बैंक, इसमें से 2,000 रुपया नॉन शेड्यूल बैंक में जमा है और बाकी का शेड्यूल बैंक, बाकी का शेड्यूल बैंक में जमा है 245। बस ये आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
277। बेटा डिविडेंड पेबल के बारे में पूछ रहे हो? इंगड़, बिल्कुल बता दूंगा बेटा। मैं आपको डिविडेंड पेबल के बारे में बता दूंगा बिल्कुल, यदि आपको डाउट है तो बताना है। ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए फिर बता दूंगा बेटा, हमारा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। बताता हूँ मैं आपको, है ना बेटा, डिविडेंड पेबल के बारे में। हाँ बेटा, ये आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा डाउट पूछना आपका राइट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है डाउट पूछ रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो और दिमाग लगा रहे हो और डाउट आ रहा है, तो मेरी ड्यूटी है डाउट को सॉल्व करना। बस मैं फालतू के डाउट में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके डाउट रियल है, एक बार नहीं 10 बार पूछो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आपका डाउट सही है कि डिविडेंड पेबल का मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कैसे आया डिविडेंड पेबल। मिनिस्टर है पीएनएल में, कैसे मैनेज पे बता देता हूं। फिर बेटा कैश इन हैंड भी आ गया और कैशियर बैंक भी आ गया, और कैशियर बैंक को दो बार में दिखा दिया, शेड्यूल बैंक में कितना कैश है और नॉन शेड्यूल बैंक में कितना कैश बैंक है। अलग अलग क्यों शो किया है बेटा? क्या मैंने बताया कि नहीं बताया कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल अलग अलग क्यों शो किया है? बेटा ये बात जो है ये मैं बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं, इसलिए ये बताना बनता नहीं है। अच्छा बच्चों आप ही बताओ, इससे आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने बताई हुई चीज बेटा दूसरी बार बताना, मतलब ये कोई डाउट सॉल्विंग नहीं हो रहा है, ये डाउट ही नहीं है, मतलब आपने मैंने जब पहले बोला तब सुना ही नहीं। क्यों बैंक बैलेंस को शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में दिखाया जाता है? शेड्यूल 5 बार बता दिया, हाँ पहले दिन भी बताया, टाइम पास लग रहा है। हाँ बेटा, बेटा शेड्यूल बैंक क्या होता है ये बताओ ना आप, तो शेड्यूल नॉन शेड्यूल अलग अलग क्यों दिखाते हैं? हाँ सिक्योर, ये बताया ना, शेड्यूल बैंक में पैसा सिक्योर होता है और नॉन शेड्यूल में सिक्योर नहीं होता है, इसलिए बेटा आप अब सोचो आपने कि आपका डाउट सही कि गलत। गलत डाउट है बेटा, आपने कल जब फॉर्मेट बताया था तब भी बताया था, और आज मैं जब पढ़ रहा था तब भी बताया था मैंने, और रीजन भी बताया था, आपने सुना नहीं उसको। 5 मिनट पहले ही बताया था। ठीक है बेटा, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे डाउट बताने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ बताई अभी विथ रीजन बताई, उसको बोले सर फिर से बताओ, तो मतलब आपने उसको सुना क्यों नहीं बेटा? सुनना चाहिए। लोन्स, एक लोन और है 121 का, इसको भी हम क्या मान रहे हैं, वो भी अनसिक्योर्ड लिखा है, मतलब ये भी हम लॉन्ग टर्म मान लेते हैं और इसको ले लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन में। लोन को दो पार्ट में करके दिखाया जाता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये लोन बस अनसिक्योर्ड लोन भी दिखा दो 121, ये लाइबिलिटी है अनसिक्योर्ड लोन 121, लॉन्ग टर्म हमने मान लिया हमने। फिर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब यहां करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल एज इट इज दिखा दो 2 लाख, ये ट्रेड पेबल यहां पर आ रहा है बस। अब क्या बचा वो देखो, पहला पॉइंट था कि 2000 शेयर अदर देन कैश है, वो दिखा दिया। दूसरा पॉइंट था डेटर्स का ब्रेकअप, वो हो गया। अब थर्ड पॉइंट, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, ये आएगा एडजस्टमेंट थर्ड में प्रॉपर्टी। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी पॉइंट नंबर थर्ड में? द कॉस्ट ऑफ असेट्स, पॉइंट नंबर थर्ड में दी है कॉस्ट ऑफ असेट्स। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। ये सब रफ वर्क के इनर कॉलम में डिस्क्लोजर है, सब अंदर अंदर चल रहा है। बैलेंस शीट पे तो हम जो टीवी में वैल्यू दी थी 350 वो दिखा चुके, अब तो हम लीपा पोती कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रफ वर्क कर रहे हैं, डिस्क्लोजर कर रहे हैं। तो 4 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और 350 डब्ल्यूडीबी, मतलब 50 क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, खत्म। इधर प्लांट मशीनरी की कॉस्ट दी है 7 लाख और डब्ल्यूडीबी 525 है, मतलब 175, इस पर डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है, सिर्फ डिस्क्लोज हो रहा है बेटा ये तो। और फर्नीचर की कॉस्ट दी है 62,500 और डब्ल्यूडीबी 50 है, मतलब इस पर 12,500 डेप्रिसिएशन लग चुका है। डिस्क्लोजर के लिए काम आ गया बस। पॉइंट नंबर थर्ड सिर्फ डिस्क्लोजर के काम आया, और ये मैं बेसिक में आपको बता भी चुका हूं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ने कहा था बैलेंस, अब पॉइंट नंबर फोर्थ, बैलेंस ऑफ 150 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ये जो 1.5 लाख का लोन है, लोन फ्रॉम एसबीआई एसएफसी, जिसको हमने सिक्योर लोन में दिखाया है 150, इस 150 में ये लॉन्ग टर्म लोन तो है,
और इसमें गलती क्या हो गई, हम इसको बाहर लिखने वाले थे, पर इसमें चूंकि गलती थी, एक करेक्शन था, एडजस्टमेंट था, इसलिए इसको हमने इनर कॉलम में लिख दिया करेक्शन करने के लिए। इसमें 7.5 का एक ब्याज भी शामिल है जो अभी हमें जल्दी ही देना पड़ेगा। ये हमारी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी को तो हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, और ये तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो इसमें से 7.5 पहले यहां घटाऊं और इसी 7.5 को अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 7.5 मैंने इनर कॉलम में दिखा सकता था, मैंने आउटर में दिखा दिया दोनों को। तो इसको मैंने दिखा दिया अदर करंट लायबिलिटी में दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को मैंने लॉन्ग टर्म से लेस करके करंट में जोड़ दिया बस, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है नहीं ना बेटा, वो तो जल्दी ही देना है। तो लोन कितना बचा, 1.42, ये आपका हो गया सिक्योर्ड लोन प्रिंसिपल अमाउंट। ये भी एडजस्टमेंट हो गया। बैंक बैलेंस शीट बैंक इंक्लूड 2000 विद परफेक्ट बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक, इसको हम अलग दिखा चुके हैं, नॉन शेड्यूल है, कोई प्राइवेट बैंक है, मनी वहां पर अनसेफ होती है, तो उस पर आरबीआई की ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा अनसेफ होता है, इसलिए उसको अलग दिखा दिया, और बचा शेड्यूल बैंक उसको अलग दिखा दी। फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 154 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मशीनरी, मैंने कल बताई था, अभी आपको ये बैलेंस शीट के बाहर दिखा देंगे, इधर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। ये है कॉन्ट्रैक्ट 1.5 लाख का, ये इन्फॉर्मेशन दिया भाई, टीबी के अंदर नहीं दिया। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जैसे ही मशीन कंप्लीट होगी, अभी कंप्लीट नहीं हुई, जैसे ही मशीन कंप्लीट होगी तब हमें 1.5 लाख देना पड़ेगा, कंप्लीट होगी तब, वो कब कंप्लीट होगी पता नहीं, तब देना पड़ेगा। इसको हमने दिखा दिया कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट के बाहर बाय वे ऑफ नोट, क्योंकि ये आइटम बैलेंस शीट के बाहर ही दिया हुआ था, टीबी के अंदर नहीं था। बस अब क्या करें, शेयर कैपिटल क्या लिखा, तो 999, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का टोटल 2,96,700, 2,96,700 का टोटल 2,96,700 का टोटल दिखा दिया रिजर्व सरप्लस में, और ये नॉन करंट लायबिलिटी आई गई बाहर, शॉर्ट टर्म बोरिंग में ये सब आ गया। बस अब तो टोटल लगाना है, टोटल 18,04,700, 18,04,700 टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का। 1864 है क्या, ओहो देखना 1864 है क्या, हाँ बेटा एक मिनट, टोटल क्या दिख रहा है 1864, 94,700 है क्या, सिक्सटी फोर है, 1864,700, अच्छा 94 है, तो वही तो लिखा था मैंने, वही तो लिखा था मैंने। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल कितना आया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल आया था 1125, 1125 टोटल था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इन्वेंट्री का टोटल था 250, इन्वेंट्री का टोटल था 250, और ट्रेड रिसीवेबल का टोटल था 2 लाख बस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 277, वही आएगा
94,700 बस। अब बेटा आपको क्या करना है, मैं जानता हूं करने में तकलीफ होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा बेटा। हाँ, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या ट्रीटमेंट है? बेटा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस वो जो शेयर्स इशू किए उसमें, जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, उसमें से 8,000 शेयर कैश में है और 2,000 अदर देन कैश, तो कंपनी की शेड्यूल 3 ये शेयरों को बताना चाहती कि भाई सारे के सारे शेयर की नगद प्राप्त नहीं हुआ, उसमें कुछ शेयर ऐसे भी है जिसके बदले कंपनी को नगद प्राप्त नहीं हुआ, उसको सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ता है। सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए दिखाते हैं कितने शेयर्स कंपनी ने अदर देन कैश इशू किए, और कोई इसका इफेक्ट नहीं आता है, बस इन्होंने कॉलम में डिस्क्लोज करना पड़ता है। आपने इनकम टैक्स देना तो है, पर कब देना है वो नहीं पता, जस्ट द मनी टू बी पेड और इरेक्शन ऑफ। बेटा ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स का हमने बुक्स में प्रोविजन बनाया है, प्रॉफिट में से लेस किया है। बेटा मेरी बात सुनो, क्या होता है, जैसे हमने, हमारी इनकम है 10 लाख, इनकम हमारी बेटा 10 लाख है, हमारा खुद का नेट प्रॉफिट 10 लाख आया, हम कंपनी के अकाउंटेंट है। आपका क्वेश्चन बेटा मैं ऑनर करता हूं इस क्वेश्चन को जो आपने पूछा है कि सर टैक्स भी तो एस्टिमेटेड है, उसको तो आपने क्वांटिटी नहीं दिखाया, उसको तो बुक्स में लिया टैक्स प्रोविजन, और मशीनरी का पेमेंट जो देना तय है पर टाइम तय नहीं है, तो आपने उसको दिखा दिया कॉन्टिजेंट में। बेटा ऐसा है, हमारा प्रॉफिट 10 लाख है, 10 लाख पर 30%, और 10 लाख हमने निकाला है प्रॉफिट बुक्स में, कंपनी ने, अकाउंटेंट ने, मैं कंपनी का अकाउंटेंट, 10 लाख मेरा प्रॉफिट निकला कंपनी का, और टैक्स रेट मुझे पता है 30% है। अब बेटा मेरे हिसाब से 3 लाख टैक्स बनता है ना, आईटीओ उनको असेस करेंगे अगले साल, और मेरे हिसाब से 3 लाख टैक्स बनता है, तो मैं प्रॉफिट 10 लाख कैसे दिखाऊं कि कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख है? 10 में से 3 तो मुझे पक्का पता है मेरे हिसाब से कि मुझे 3 लाख देना पड़ेगा। ये उसका हो सकता है 3 लाख से ज्यादा आईटीओ निकाल दे, 3 लाख से कम आईटीओ निकाल दे, पर ये तो तय है कि 3 एक हमारा इनकम टैक्स एक हमारा एस्टिमेशन है। हम प्रॉफिट 10 लाख दिखाएं या 7 लाख? बताओ कैसे कंपनी 10 लाख प्रॉफिट दिखा सकती है जबकि उसको पता है कि टैक्स तो लगना ही है? तो कैसे प्रॉफिट 10 लाख दिखा दे? हम ओवर एस्टिमेशन कर देंगे, प्रॉफिट गलत दिखा देंगे, ज्यादा दिखा देंगे, हमें 3 लाख का टैक्स प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी P&L टू टैक्स प्रोविजन। 3 लाख का टैक्स हमारी इनकम पे बनाना पड़ेगा, P&L टू टैक्स प्रोविजन, और 7 लाख का प्रॉफिट ही डिविडेंड के रूप में बंटने योग्य होगा। आप 10 लाख थोड़ा डिविडेंड बांट सकते हो, तो 7 लाख ही अवेलेबल होगा फॉर डिविडेंड 3 लाख का टैक्स हटाने के बाद। अब देखो बेटा ये भी है, जैसे आपको मार्च महीने का बिजली का बिल नहीं आया, वो आएगा अप्रैल में, और पक्का है ना बिजली का बिल तो आएगा, अमाउंट पता नहीं पर ये तो पता है कि आएगा। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पर प्रोविजन बनाते हैं, एंट्री करते हैं P&L टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट या P&L टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी प्रोविजन में आएगा, वो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पेबल नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा बिल ही नहीं आया अभी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे प्रोविजन, क्योंकि उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है तो उसके लिए बनाते हैं प्रोविजन। तो क्या एंट्री करेंगे, P&L टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो PL में डेबिट खर्चा मानना पड़ेगा इस साल पर, और उसको प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी के नाम से दिखा देंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिजेंट की। अब सुनो, ये तो हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा प्रॉफिट सही निकालने के, नहीं तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अब देखो कंपनी ने एक ठेकेदार को कहा भाई तू यहां पर है ना 20 क्वार्टर बना दे हमारे स्टाफ के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं 20 बना दूंगा, इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 40 लाख। कंपनी ने कहा भी ठीक है, तुम 40 लाख में तुमको ठेका दिया, तुम यहां पर 20 क्वार्टर्स बना दो हमारे स्टाफ के लिए, वर्कर के लिए, सुपरवाइजर के लिए 20 क्वार्टर बना दो 40 लाख में। ठेकेदार ने कहा भाई मैं आपके क्वार्टर तो बना दूंगा, मुझे कुछ पैसा दे दो। कंपनी ने कहा भाई कुछ नहीं मिलेगा, तू क्वार्टर बना, स्टाफ क्वार्टर बना, जिस दिन कंप्लीट करेगा हम तुझे 40 लाख पूरा दे देंगे, जिस दिन चाबी लाके देगा तुझे 40 लाख दे देंगे। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो अब कंपनी ने क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और कंपनी ने भी इस पर कोई एडवांस नहीं दिया। अब क्या कंपनी इसको, अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको, अब वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम भी शुरू कर दिया, ईंटें आ गई, बनना शुरू हो गया, पर वो तो उसकी है ना अभी, जब तक वो हमें बना के नहीं देगा हम 40 लाख देंगे नहीं उसको। तो ये हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो इसको बैलेंस शीट में कहाँ से ले लूँ मैं? अच्छा कोई खर्चा तो है नहीं जिसको मैं प्रॉफिट में डालूँ, नहीं तो प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा। इनकम टैक्स पे खर्चा था, उसके बगैर प्रॉफिट सही नहीं निकल सकता, उसका तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, चाहे वो एस्टिमेटेड हो, चाहे उसका टाइम सर्टेन नहीं हो, चाहे उसका अमाउंट सर्टेन नहीं हो, तो भी सही प्रॉफिट निकालने के लिए उसका प्रोविजन जरूरी है। लेकिन ये 40 लाख की बिल्डिंग, कोई खर्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं बनाऊँ प्रोविजन, और मैं बिल्डिंग को भी एसेट भी नहीं मान सकता।
और जब बिल्डिंग को अभी अपनी एसेट नहीं मान सकता तो लाइबिलिटी कैसे मान लूँ कि 40 लाख मुझे देना है? क्या मैं बिल्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टर कर दूँ अभी से? क्या बिल्डिंग डेबिट 40 लाख, कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 40 लाख, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर नहीं। जिस दिन वो बना के चाबी देगा उस दिन मैं 40 लाख दूंगा उसको। हाँ, जिस दिन उसने मुझे चाबी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और मैंने उसको अभी 20 लाख ही दिया, तो मैं एंट्री करूंगा बिल्डिंग डेबिट 40 लाख, टू बैंक 20 लाख, टू पेमेंट पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर 20 लाख, तब मैं उसको एक्चुअल लायबिलिटी मानूंगा। अभी तो उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठेका दिया है, वो बनाना शुरू किया है, 6 महीना, साल भर, 8 महीना, 2 साल, जब वो बना के देगा तब उसको हम मानेंगे एक्चुअल लायबिलिटी। अभी तो हमारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाएगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आता, इसलिए उसको हमें प्रॉफिट में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। हाँ, अब आता है, एक बच्चे का डाउट था बेटा डिविडेंड पेबल का। अरियर ऑफ मनी, अरियर की मनी को हम कैपिटल तो कर लेते, अरियर तो अनपेड कैपिटल है ना, अनपेड कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस अरियर, अरियर मतलब घटाएंगे तभी तो पेड अप कैपिटल आएगी। आप प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो खर्चा हमें प्रोवाइड कहाँ करना पड़ता है, पर जो कॉन्ट्रैक्टर को मनी देनी है वो कोई खर्चा थोड़ा जिसको हमको प्रोवाइड फॉर करना पड़े। हम ईयर एंड में बनाते हैं बैलेंस शीट, तो हमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को मिड में क्या थी उससे मतलब नहीं, हमें ईयर एंड में देखना पड़ता है। बेटा अभी दूसरे क्वेश्चन मत पूछो, अभी इस क्वेश्चन के पॉइंट समझ लो कि इस क्वेश्चन के पहले डाउट सॉल्व हो जाए ना बेटा, तो फिर नई चीजें हम सोच सकते हैं। हाँ, एक बच्चे का डाउट था बेटा, जैसे ये क्या है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये कंपनी का पीएनएल है। कंपनी का पीएनएल मान लो 3 लाख, कंपनी में 3 लाख का प्रॉफिट है, वो पीएनएल क्रेडिट में पड़ा हुआ है। कंपनी इसमें से 3 लाख के इस प्रॉफिट में से अपने शेयरों को 50,000 का डिविडेंड देना चाहती है, तो डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो एंट्री होगी पीएनएल टू डिविडेंड पेबल 50/50। क्या एंट्री हुई? डिविडेंड कहां से देगी? प्रॉफिट लॉस से, तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू डिविडेंड पेबल। तो बताओ क्या इफेक्ट होगा? ये पीएनएल कितना बचेगा? 250, और ये डिविडेंड पेबल आ जाएगा यहां 50। तो कंपनी के पास जो 50 का प्रॉफिट अभी भी बचा है, प्रॉफिट अर्न बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन 50 वो जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, जब ये डिविडेंड पे करेंगे तो डिविडेंड पेबल टू बैंक कर देंगे, पर अभी ये पे नहीं हुआ। जब पेमेंट होगा तो डिविडेंड पेबल टू बैंक एंट्री होगी, डिविडेंड की जब चेक इशू करेंगे तो डिविडेंड पेबल टू बैंक करेंगे, और जब तक ये पे नहीं हुआ तब तक ये कंपनी की करंट लायबिलिटी है, क्योंकि डिविडेंड पेबल जल्दी ही पे, डिविडेंड पेबल को कंपनी को जल्दी ही पे करना पड़ता है, चेक इशू करने पड़ते हैं जल्दी ही, तो ये कंपनी की करंट लायबिलिटी है। तो डिविडेंड पेबल इज करंट लायबिलिटी, तो एंट्री क्या करी? पीएनएल डेबिट टू डिविडेंड पेबल, तो उससे प्रॉफिट कम हो गया और डिविडेंड पेबल। तो हमारे क्वेश्चन में जो डिविडेंड पेबल आ रहा है, मतलब डिविडेंड पेबल लायबिलिटी में क्या आया होगा? जब पीएल में डेबिट हो चुका होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में पीएनएल दिया हुआ है, पीएनएल का बैलेंस का क्या पॉइंट बताओ? पीएनएल का बैलेंस रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा बस। पीएनएल का बैलेंस कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। ये प्रॉफिट कंपनी की क्या है? सरप्लस, सरप्लस कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, और डिविडेंड पेबल उसमें से घट चुका है। ये बच्चा कौन है? इंटरेस्ट पेबल 7.5 को फाइनेंस कॉस्ट में ऐड क्यों नहीं किया? तनिषा बेटा आप पूछ रही हैं इंटरेस्ट पेबल को फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया? आपने बेटा फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड करने का मतलब क्या आप चाहते हैं? हम पीएनएल बनाएं क्या, कि पीएनएल बन चुका है? बेटा पीएनएल देखो बेटा, फाइनेंस कॉस्ट में क्या मतलब, वो तो इंटरेस्ट पेबल तो करंट लायबिलिटी है हमारा। जैसे ये है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेबल 7.5 यहां डेबिट हुआ होगा और यहां क्रेडिट हुआ होगा, और ये कहां चला गया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बचा हुआ है, तो ये जाएगा कहां पर बताओ? ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा या करंट लायबिलिटी में जाएगा बताओ? इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल एंट्री हुई, आपको पता है एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेबल,
ये इंटरेस्ट डेबिट हुआ होगा और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हुआ होगा। बताओ ये कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा या करंट लायबिलिटी में जाएगा, इंटरेस्ट पेबल करंट लायबिलिटी में जाएगा ना। तो इसको आप इंटरेस्ट पेबल, इसको फाइनेंस कॉस्ट में कैसे ले रहे हो, मतलब इंटरेस्ट डेबिट हो चुका है, वो तो पील में जा चुका होगा, मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, प्रॉफिट निकल चुका है, उसमें इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट घट चुकी है। तो हमें इंटरेस्ट पेबल का ट्रीटमेंट लेना है, न कि इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट पेबल हमारी लायबिलिटी में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। ट्रायल बेंच के पहले प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका, उसमें इंटरेस्ट घट चुका, तो हम दोबारा उसको फाइनेंस कॉस्ट में कैसे ले आके इंटरेस्ट में से घटाएं, है ना बेटा। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट में, जो फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट जुड़ चुका है और वो पीएल में लेस भी हो चुका है और प्रॉफिट निकल भी चुका है। हाँ, और कोई पॉइंट। अदर देन 1 लाख में शेयर्स की, अदर देन केस की फेस वैल्यू भी इंक्लूड होगी। हाँ बेटा, जो तो ये कोई क्वेश्चन है कि 10 लाख के शेयर में जो 10 लाख की कॉल्ड अप केबल है वो तो टोटल है ना, कैश और अनकैश नॉन कैश मिलाकर, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बना। सर इस क्वेश्चन में 1.5 लाख फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी विच इज स्टिल नॉट कंप्लीट इफ वी हैव पेड, यदि मैंने 75 दे दिया होता तो बैलेंस शीट में 75 आ गया होता ना एडवांस फॉर मशीनरी, तो फिर बचा हुआ 75 ही दिखाते कॉन्टिन्यू लायबिलिटी में। फाइनेंस कॉस्ट हेड कहाँ आता सकता है सर, हेड क्या आता सकता है सर, ये कोई क्वेश्चन है क्या। फाइनेंस कॉस्ट हेड क्या पूछ रहा है, किस सेट के अंदर आता है, वो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आता है ना। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट पीएल में आता है, कल भी आया था, बेसिक फॉर्मेट में भी आया था। फाइनेंस कॉस्ट आती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एज एन एक्सपेंस, जिसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट आता है। फाइनेंस का अंडर क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, या आपने जैसे एक तो ब्याज दिया, शॉर्ट टर्म ब्याज, शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन, जो भी ब्याज दिया वो फाइनेंस कॉस्ट है। या आपने कोई लोन लिया, लोन लेने पे खर्चे किए, लोन लेने मतलब लोन मतलब फाइनेंस, उस पर खर्चे किए, वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे। या आपने डिविडेंड पेबल तभी माइनस होगा जब क्वेश्चन में अलग से लिखा हो। हाँ माइनस होगा, हाँ टीबी में अलग से दिया हो, टीबी के बाहर कि डिविडेंड पेबल है और उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ टीबी के अंदर, तो फिर प्रॉफिट से भी लेस होगा और लायबिलिटी में आएगा। यदि टीबी के बाहर डिविडेंड पेबल दिया हो कि डिविडेंड पेबल का एडजस्टमेंट छूट गया, तो ये जैसे आपका पीएनएल है, ये आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये पीएनएल है 7 लाख, और यहां बोलते हैं डिविडेंड पेबल 1 लाख की गलती से लिखना रह गई, तो अब आप उसको इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। जब डिविडेंड पेबल 1 लाख दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, जब 7 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख डिविडेंड के रूप में बांटने का दिखा दोगे तो प्रॉफिट 6 लाख बचेगा ना। तो आपको 1 लाख पीएनएल से करना पड़ेगा डेबिट, और डिविडेंड पेबल में 1 लाख करेंगे क्रेडिट। पेनल्टी क्या होगी, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल, तो पीएनएल कितना बचेगा 6 लाख। तब आपको पीएल से डेबिट भी करना पड़ेगा और डिविडेंड पेबल में क्रेडिट भी करना पड़ेगा। पर यदि क्वेश्चन में यदि आपको सीधे 6 लाख ही दिया हुआ है और 1 लाख यहाँ दिया हुआ है और ये नहीं है, इसका मतलब डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो चुका है, तो मतलब पीएल में डेबिट भी हो चुका है वो। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव कैपिटल कहां से लिया है, अभी हमारा चैप्टर ही नहीं चल रहा, अभी बैलेंस शीट के अंदर इफेक्टिव कैपिटल का कोई मतलब नहीं, वो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन में आती है। और कोई पॉइंट, टैक्स पेबल करंट लायबिलिटी में आता है, टैक्स पेबल करंट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि जल्दी ही पे करना है वो। और कोई डाउट, टैक्स पेबल इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का मीनिंग क्या होता है। हाँ दिशा बेटा, क्या होता है, 1 अप्रैल 2000, टाइम है ना अपने पास, हाँ 1 अप्रैल 2018 से साल शुरू हुआ, सुनना बेटा है, इधर आई 30 जून 2018, 31 दिसंबर 18,
1 अप्रैल 18, 30 जून 18, 31 दिसंबर 18, 31 मार्च 19। करंट ईयर। अब बेटा कंपनी ने, ये ड्यू डेट है इंटरेस्ट देने की। कंपनी अपने डिवेंचर पर 8% से यहां ब्याज देती है जून और दिसंबर में। तो कंपनी ने दिसंबर तक का ब्याज दे दिया, यहां तक का ब्याज दे दिया 6 महीने का। कंपनी 6 मंथली ब्याज देती है जून और दिसंबर में, तो कंपनी ने जून में ब्याज दे दिया 6 महीने का और दिसंबर में दे दिया 6 महीने का। अब कितने दिसंबर के बाद कंपनी की बुक क्लोज हो रही है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ये 3 मंथ का इंटरेस्ट, ये 3 मंथ इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद अगला साल आएगा नेक्स्ट ईयर, और अगले साल 1 अप्रैल 19 से शुरू होगा, और इसके बाद डेट आएगी 30 जून 19। तो बेटा 31 दिसंबर 18 के बाद अगली ड्यू डेट तो यहां आएगी ना, ये भी ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट 2 ही है, जून दिसंबर, अगले साल भी जून और दिसंबर। तो बेटा ये 3 महीने का ब्याज, जनवरी फरवरी मार्च का ब्याज, ये इंटरेस्ट जो है कंपनी का इस साल का है, बिलोंग्स टू करंट ईयर, बट ये कब ड्यू होगा, अगले साल ड्यू होगा, इस दिन ड्यू होगा ना, ये तो 30 जून को जाके ड्यू होगा ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये जनवरी फरवरी मार्च का ब्याज क्या कहा जाएगा, ये अक्रू तो हो गया पर अभी ड्यू नहीं हुआ, अक्रूड इन दिस ईयर बट विल बी ड्यू इन नेक्स्ट ईयर। बेटा ऐसा भी एक और होता है ना, अक्रूड बट नॉट ड्यू। समझ में आया बेटा, ये इस साल अक्रू तो हो गया पर ड्यू नहीं हुआ। दिशा बेटा समझ में आ गया, ये इंटरेस्ट जनवरी फरवरी मार्च का अक्रू जरूर हुआ है पर ड्यू डेट इसकी कब आने वाली, नेक्स्ट ईयर, तो ये अक्रूड बट नॉट ड्यू है। कल क्या की छुट्टी है, कल क्या है, कोई छुट्टी नहीं। अच्छा इधर चलो बेटा, चलिए हो गया डाउट। अब जो भी डाउट है बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।